नमस्कार बच्चे लोग, क्या खबर। अरे कॉर्नर से बोल रहा हूँ, राइट कॉर्नर में ऊपर देख। स्क्रीन देखकर प्राइवेटाइजेशन ही पढ़ने लगे क्या? तो जो बच्चे अभी तक इकोनॉमिक्स एग्जाम से पहले बुक छुए भी नहीं हैं, वो तो मतलब आप कितने बड़े। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले हेडफोन पहन लो तो। ठीक ना, ऐसे मत सुनना। कुछ उल्टा पुल्टा मुंह से निकल गया तो बदनामी हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सिलेबस। और अगर अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो तो चिंता मत करो, पढ़ के पास हो जाओगे, इतना कुछ है नहीं खास। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग पकड़ने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन का। स्क्रीन पर दिख रहा है ना? ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन का है कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, तो एक लाइन में कहानी खत्म कर देते हैं कि अब तक जो पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट संभालता था, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कुछ कंपनी को संभालता था ना। बताओ हाँ या ना। हाल में ही कॉमर्स पढ़ के गए हो, पीपीपी। उसमें गवर्नमेंट अपना बहुत सा बिजनेस कंट्रोल करता है, अब गवर्नमेंट से वो संभल नहीं रहा है। ठीक उसी तरह जैसे मम्मी से तुम नहीं संभल रहे हो भाई। मम्मी एकदम तुमसे परेशान होकर तुमको डाल दे रही है हॉस्टल। आज तक तुम्हारा चड्डी टट्टी का टेंशन मम्मी का था, अब जाओ हॉस्टल में सब अपने खुद संभालो। उसी तरह गवर्नमेंट भी कुछ कंपनियों से परेशान होकर क्या कर रहा है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहा है प्राइवेट लोगों के हाथों में। कि भाई ये कंपनी महा, समझ गए ना, दिन पर दिन पैसा मेरा डुबाते जा रहा है और हमसे मैनेज हो नहीं रहा है। अब प्राइवेट लोगों के पास क्या है ना, उनके पास पूरा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, उनको रिसोर्सेज को अच्छा से यूज करने का सब कुछ पता है। ठीक ना, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे ना, एकदम उस पब्लिक सेक्टर को अपने तरह जैसे बाकी वो बिजनेस चलाते थे वैसे चलाएंगे और उसको प्रॉफिट मेकिंग में लेके आएंगे। तो ये मकसद रहता है, कोई भी खराब परफॉर्मिंग कंपनी को जो गवर्नमेंट आज तक संभालता था, उसको हम लोग दे देते हैं प्राइवेट लोगों के हाथों में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम लोग के आंख के सामने रेलवेज देखो। अब रेलवे में कोई भी बिना टिकट का भी बैठ के चला जाता है, पैसा दिया नहीं दिया, टीटी को कुछ खिला पिला दिया, उससे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान है, ठीक है, क्योंकि रेलवे को चलाने में तो पैसा लगता है। बोलो हाँ या ना। लेकिन वही रेलवे समझ लो कोई टाटा कंपनी रिलायंस चलाए तो वहाँ पे सब कुछ प्रॉपर मैनर में होगा। मालूम चला कि आपका टिकट वहाँ पे कोई एयर होस्टेस चेक कर ले रही है, ठीक है। खाना भी आपको कोई, अभी हाल में एक कंपनी ने शुरू भी किया है, तेजस एक्सप्रेस बोलकर। तो उन सब बातों पे नहीं जाते हैं, सीधा आ जाते हैं हम लोग कि प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग तो समझ में आ गया। इसके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के जो इसके फेवर में है। ठीक। तो इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है। लोग ये मानते हैं कि भाई अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा तो ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा हो पाएगा, रिसोर्सफुल काम हो पाएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजरियल इफिशियंसी हो जाएगा। बेटा ये क्या है मैनेजरियल इफिशियंसी? मतलब उनके पास अच्छे अच्छे मैनेजर हैं जो डिसीजन मेकिंग में है, हमारे पास नेता है, ठीक ना। तो नेता लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो कोई और चीज़ का पढ़ाई करके आए हैं और बिजनेस संभाल रहे हैं, तो उनसे ये मैनेज होता नहीं था। तो हमने प्राइवेट लोगों के हाथों में डालना सोचा। क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब क्या है ना, सपोज करो आज ऑयल कंपनी, जब भी तुमको ऑयल लेना पड़ता है, तीन चार कंपनियां हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वही इंडियन ऑयल, उन्हीं से। तो उनको भी उन आज के डेट में उनको भी आपस में गवर्नमेंट ने कॉम्पीट करवा दिया है कि नहीं? लेकिन उनको प्राइवेट नहीं करवाया है। लेकिन मान लो उनको प्राइवेट कर दे तो आपस में कंपटीशन होगा कि नहीं? कैसे कंपटीशन होगा सर? क्योंकि एक कंपनी अपना बिजनेस अच्छा से चलाएगा, वो मार्केट में कस्टमर को अच्छा अच्छा ऑफर देगा, है कि नहीं? दूसरे कंपनी के जो लोग बाग हैं उनको भी खटना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा कि मार्केट में हमारा कस्टमर हमसे छूट ना जाए। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का फायदा किसको होगा? आम आदमी को। चीजें सर्विस अच्छा मिले, अच्छा सर्विस मिलेगा। याद करो पहले बीएसएनएल था सिर्फ इंडिया में, बीएसएनएल। अब इंडिया में कितना कुछ आ गया, रिलायंस, स्मार्ट, डोकोमो, ये सब, वोडाफोन, एयरटेल, जियो। तो अब लोग बीएसएनएल चलाता ही नहीं है, ये मोनोपोली का बिजनेस था इसका, ठीक है। उसके बाद है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन हो जाएगा। जितने भी डिसीजन होंगे उस बिजनेस मैनेजमेंट के, वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन होने वाले हैं। ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट क्या हो गया? अब देखिए पहले क्या था ना, जब पब्लिक सेक्टर था तो ब्यूरोक्रेट्स लोग डिसीजन लेते थे। ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या हो गया, हर कंपनी का कुछ सीएमडी ओएमडी बना दिया गया, वो कोई आईएएस ऑफिसर या कोई ऐसा नाम का आदमी है जिसको सिर्फ अपना कुर्सी पे बैठने आया और उसने डिसीजन लेने में इतना लेट, क्योंकि ऊपर मिनिस्ट्री से ऑर्डर आएगा तब यहाँ डिसीजन लिया जाएगा, तब तक अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, मैनेजमेंट छोटा है, फटाफट डिसीजन लो, कहानी खत्म करो,
ठीक है, वहाँ कुछ अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, तो डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी है, फटाफट हो जाएगा। रिडक्शन इन द पब्लिक, ये क्या है, एक्सचेकर, अच्छा, तो वो जो धन संपत्ति संभालने वाले हैं, मतलब हमारे जो समझ लो जो खजाना है, उस पे एक बर्डन था पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जैसे मान लो भारत सरकार अभी सारे गैस, जो घर में हम लोगों के गैस आता है उस पर सब्सिडी देना शुरू कर दे, पहले देता था, अब हटा दिया, तो उसपे क्या है ना, जो हमारा उसके पास जितना राजस्व है, जितना धन संपत्ति है, उस पर एक दबाव पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचेगा कि भाई हमारे पब्लिक के लोगों को थोड़ा कुछ किफायती, मैंने कम पैसा खर्चा करना पड़े। लेकिन अगर ये प्राइवेट लोगों के हाथ में रहेगा तो वो ये सब नहीं सोचेंगे, उनको क्या करना है, सीधा अपना प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देना है, और वो आपको गवर्नमेंट के खजाने पे कोई असर पड़ेगा नहीं, लोग अब अपने हिसाब से ही खर्चा करेंगे, भाई ये महंगा है तो उधर नहीं जाने का। ग्रेट अटेंशन ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, आज कोई भी बड़ा बिजनेस इसी बात पे राज करता है, अगले साल 12 में आप लोग पढ़ेंगे, जब प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग के बारे में, कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तभी हिट होता है जब वो अपना कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाता है, क्या समझे। अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब उसी के सब पॉइंट से अब तुम कॉमन बात याद कर लो। मतलब प्राइवेटाइजेशन करने से फायदा क्या होगा, जो रिसोर्सेज ठीक से यूज नहीं होते थे प्रॉपर होंगे, प्राइवेट लोगों के हाथ में मैनेजरियल एफिशिएंसी अच्छा से हो जाएगा, प्रॉफिट मोटिव हो जाएगा, थोड़ा जो सरकार का जो खजाना था उस पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि उसका पैसा इन सब कंपनियों को नौटंकी करने में मैनेज होता था, समझ गया कि नहीं। राइवल सिक यूनिट्स, जो यूनिट्स अभी तक आराम से बैठे थे उनमें भी थोड़ा राइवलरी आएगा। इंक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी और इंक्रीज इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, थोड़ा जिम्मेदारी भी आएगा, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, जिम्मेदार बनेगी कंपनियां, और ये सब कॉमन पॉइंट है, बस एक बार देख के जाना है आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में। लेकिन हर चीज का कोई फायदा है तो उसके संग नुकसान भी है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो कुछ लोग बोलता है क्या, और सुनते हैं क्या बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन में क्या है, और एक बार देख लेते हैं। बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन नॉट ऑलवेज डिजायरेबल, जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइवेटाइजेशन जो हो वो जैसा हमने सोच के किया वो ऐसा अच्छा उसका फलसफा मिले। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है ना वो हम लोग चलाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, सरकार कोई भी कंपनी चलाता है तो उसमें उसका मकसद रहता है कि गरीब लोगों का भला हो, लोगों को सब्सिडी मिले, मतलब उसका प्रॉफिट मेकिंग कम ध्यान रहता है, हर मैंने रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट हो, ये सब पे ध्यान रहता है। लेकिन अगर वो चीज प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया तो उनको सिर्फ अपना वेल्थ से मतलब है, पैसे को डबल ट्रिपल कैसे प्रोडक्ट को अच्छा बनाए, उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन हमारा प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमको सोशल वेलफेयर से मतलब नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन जो नहीं कि हर बार डिजायरेबल ही हो, सोशल वेलफेयर नेग्लेक्ट हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन होने से। पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कैसे होगा सर, देखिए क्या है ना, अब तुम ही समझ लो, तुम्हारे घर में तुम हो, तुम्हारे भाई बहन है, एकदम सुअर वाला जीवन जी रहे हो बेटा, लेट से उठते हो, लेट से सोते हो, मम्मी कुछ बोलती है सुनते नहीं हो, अब मम्मी ने सोचा तुम्हारे घर में एक वार्डन रखेगी, ठीक ना। अब वो वार्डन तो आया, सब कुछ कहानी देखा कि भाई ये दो बच्चे जो पल रहे हैं ना घर के खर्चा पे, इनको घर से निकालो पहले, क्या समझा, कैसे निकालोगे घर से भाई, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, तो क्या करें, इन लोग को घर से निकाल दिया तो वार्डन ने, अब क्या करोगे बताओ भाई, तुम तो मस्त अपने घर में खा रहे थे, सो रहे थे, पड़े हुए थे, तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना। तो मान लो उसी तरह पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी कुछ ऐसे लेबर थे जो सुबह आते थे शाम तक खैनी बना के चले जाते थे, अब उनका कोई काम धाम था नहीं। अब जब वो प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट लोग तो ऐसे लोगों को जॉब पे नहीं रखेंगे, सरकार की नजर में तो छुपे हुए थे, जितने भी मिश्रा जी, गुप्ता जी, शर्मा जी बैठे हुए थे, सब मस्त अपना जीवन काट रहे थे कि सरकारी नौकरी है। अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेट लोग तो दबा के काम लेगा, है कि नहीं। अब वैसे एम्प्लॉय को हटा देगा तो हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, प्लस हो सकता है जो काम लेबर से होता था उससे मशीन से वो लोग करवाने लगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। समझ में आया कि नहीं, हाँ अब समझ में आया। अगला क्या है, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली, देखो जैसे तुम देखोगे कि बहुत जगह प्राइवेट मोनोपोली आ गया है, हमारे यहाँ नहीं है इंडिया में, बाहर में बहुत ऐसे कंपनी है जो प्राइवेट मोनोपोली कर लेते हैं। अब इंडिया में मान लो कोई एक ही टेलीकॉम सेक्टर में एक ही कोई कंपनी होता, तो उसके मोबाइल उसके सिम ही तुम यूज कर रहे होते तो उसका मोनोपोली होता कि नहीं। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन को इतना ज्यादा तवज्जो देंगे, इतना इंपॉर्टेंस देंगे, तो प्राइवेट लोग मोनोपोली बना लेंगे अपना, है कि नहीं।
मैंने अपने हिसाब से जैसे मन कस्टमर को ट्रीट करेंगे, ज्यादा दाम लेंगे, कम दाम लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, अब सरकार के हाथ में तो कंपनी रहा नहीं, तो उन लोग के हाथ में, इसीलिए इंडिया में क्या किया गया है ना, हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया है, कुछ सिलेक्टिव में ही किया गया है, ठीक है। लॉपी साइड इंडस्ट्री डेवलपमेंट, आपस में क्या करेंगे ना, कुछ ग्रुप्स कॉन्ग्लोमरेट बना लेंगे, या क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है जो मैं भूल रहा हूँ, छोड़ो, भूल रहा हूँ तो छोड़ ही दो उसको। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहला बात, क्या क्या फीचर है प्राइवेटाइजेशन में। तो पहला फीचर क्या है, पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन। पहले क्या था ना, 1991 से पहले सरकार ने कुछ सेक्टर को अपने हाथ में रिजर्व करके रखा था कि इस सेक्टर में सिर्फ हम ही बिजनेस कर सकते हैं। वो 17 ऐसा इंडस्ट्री खुद के लिए हाथ में रखा था कि भाई इसमें तो हम ही बिजनेस करेंगे और कोई नहीं आएगा। फिर 1991 में एलपीजी पॉलिसी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अब सिर्फ 8 सेक्टर में ही रहेंगे, ठीक ना, 8 सेक्टर में हम लोग रहेंगे, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं। फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई, हमसे ये 8 भी नहीं संभल रहा है ठीक से, तो गवर्नमेंट ने अपने आप को और छोटा कर लिया। ये देखो, एटॉमिक एनर्जी, स्पेसिफाइड मिनरल्स एंड रेलवेज, यहीं तक गवर्नमेंट सीमित रह जाती है कि भाई ये सब चीज हम संभालेंगे, बाकी सब प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देते हैं। तो लोग बाग के हाथ में अच्छा से चीज मैनेज होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये रिजर्वेशन मतलब हमने जो सेक्टर रिजर्व किया था उससे हम पीछे हट रहे हैं, मतलब अपना रिजर्वेशन छोड़ रहे हैं। किसके लिए छोड़ रहे हैं सर आप, मैंने जो पब्लिक सेक्टर लोग जो सरकार संभालता था, अब वो सरकार पीछे हट रहा है, तो वहां पे कौन लोग आएंगे बताओ, प्राइवेट लोग आ जाएंगे। पॉलिसी अलाउड टू पॉलिसी टुवर्ड्स द सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अब जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको क्या किया गया, देखिए, ये देखिए, आइए। तो ये क्या किया गया सिख पब्लिक सेक्टर को, देखो क्या किया है ना, 1987 में एक BIFR यहाँ लिखा हुआ है, फुल फॉर्म क्या है, द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्टिट्यूशन, नहीं सॉरी रिकंस्ट्रक्शन। ये सेटअप किया गया किस लिए, कि जो प्राइवेट वाले जो कंपनी है उन पे नजर रखने के लिए, उनके राइवल्स वाइवल्स में जो भी दिक्कत आएगा केसेस को नजर रखने के लिए। बाद में इसको पब्लिक सेक्टर पे भी लगा दिया गया कि भाई तुम्हारे ऊपर भी ये लगेगा, समझे कि नहीं, उसके दायरे में तुम भी आओगे, और कुछ उल्टा पुल्टा काम करोगे तो तुमको भी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे केसेस आए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आए, जिसको कि ये सब 24 ईयर में पूरा 24 साल में ये सब कांड देखना पड़ा है। ये भाई पॉइंट बकवास से रहने दो, इसमें मत जाओ। इसके नीचे वाले पॉइंट में आओ, मिनी रत्ना नवरत्ना आने वाला है भाई, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कौन कौन सा कंपनी आता है वो एक बार देख के जाना। आओ इधर। हम्म तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट की अच्छी कंपनियां थी उनको नाम देना शुरू किया, निकनेम। क्या क्या नाम दिया, नवरत्ना और मिनी रत्ना, जिसमें स्टार्टिंग में 9 कंपनियों का रखा गया जो अच्छा परफॉर्म करती थी। टारगेट क्या था कि इन कंपनियों को अच्छे अच्छे मैनेजर देना, इनको ऑटोनोमस बनाना ताकि ये खुद अपना डिसीजन ले सके, ठीक ना। बात बात में गवर्नमेंट से, मतलब पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, लेकिन उनका अपना एक CMD बना देना। उससे क्या होगा कि वो एक ऑटोनोमस ऐसे बिजनेस एंटिटी जैसा डिसीजन ले सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोफेशनलिज्म में, ठीक ना। ऐसे ऐसे कंपनियों को चुना गया जो गवर्नमेंट के लिए हाई रेवेन्यू जनरेट करके दे। पहले इसमें 9 कंपनियों को रखा गया, फिर बढ़ाकर इसको 12 कर दिया गया, फिर 21 कर दिया गया। 2010-11 में गवर्नमेंट ने महारत्ना स्कीम भी शुरू किया, जिसमें मेगा रत्ना का पब्लिक सेक्टर का कंपनी लाया गया, ठीक है। साथ ये सब डेटा का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि ये मिनी रत्ना और क्या नाम है, नवरत्ना कंपनियों में कौन से कंपनी को रखा गया है, अगर एग्जाम्पल दिया है क्या तुम लोग के बुक में, नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। फिर आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कंपनियां अच्छा काम करती हैं, ठीक है, उनके संग कुछ पॉइंट शेयर किए कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो 5 स्टार, एक्सीलेंट, गुड, ये सब आपको मार्क्स दिए जाएंगे, गुड, फेयर। इसके दम पे आपस में देखो, किसी भी इंसान को ना 2 तरह का फायदा हो सकता है, एक तो उसको पैसा दे दो तो फाइनेंशियल फायदा होता है, उसको रिवॉर्ड दे दो तो उसको रिकॉग्निशन मिलता है। कंपनियों में भी आपस ये सब
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया ताकि आपस में कंपनियां फाइट करें, अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो काम नहीं करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये ऑटोनोमस पावर उनको दिया गया कि भाई आपस में कंपटीशन लाइए। जैसे आज के दिन में ये तीनों ऑयल कंपनियां ऐसे ही फाइट करते रहती हैं, है ये सरकारी कंपनी। तीनों ऑयल कंपनी मतलब वही इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और क्या। तो देखो इसमें वेरी गुड, फेयर, ये सब रिवॉर्ड्स दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंडिया में जब प्राइवेटाइजेशन शुरू किया तो उसका एक और फीचर क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। मतलब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमारे पास बहुत से लुचे लफंगे एम्प्लॉय हैं जो ठीक से काम नहीं करते, तो उनको बोला काम कर भाई, तुम लोग एक ही बार में जितना पैसा लेना है लो और कंपनी छोड़ो, निकलो, ठीक ना। तो ऐसे बहुत से लोगों ने, देखो कितना 6.5 लाख एम्प्लॉय, मतलब 6,25,000 लोगों ने वीआरएस ले लिया था। वीआरएस का मतलब वॉलेंट्री स्कीम रिटायरमेंट होता है, समझे। और क्या फीचर था प्राइवेटाइजेशन का सर, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखो डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब होता है अगर सरकार पैसा अपने पब्लिक सेक्टर से निकाल रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा डालना किसी भी बिजनेस में, और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वहां से पैसा निकालना। तो पॉलिसी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट इन द मार्केट। अब जैसे मान लो सरकार का शेयर है किसी कंपनी में बहुत सारा, जैसे मान लो कोई कंपनी उठा लो, भारत पेट्रोलियम ही उठा लेते हैं। अब सरकार ने बोला कि नहीं, उसका मैं अपना सारा शेयर बेच रहा हूँ, जिसको खरीदना है खरीद लो। समझ में आया। तो अब सरकार अपना शेयर बेच दिया, मतलब वो क्या हो गया, बाकी बाहर के लोग खरीद लेंगे, मैंने सरकार अपना हाथ वहां से खींच रहा है। दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, देखिए इसमें यहाँ से भी सब कंपनियों का नाम लिखा हुआ है, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ये सब भारत की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। एग्जाम्पल रख के जाओ, पता नहीं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो भर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आ जाओ ग्लोबलाइजेशन पे, आओ सीधा आ जाओ। पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन में देखो क्या होता है ना, एक होते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी बोलते हैं जो बाहर के लोगों से मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता बस। और जो ओपन इकोनॉमी है मतलब बाहर से, बाहर के लोगों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, माने बाहर के लोग हमारे यहाँ सामान बेचने आ सकते हैं, हम भी बाहर जा सकते हैं। तो 1991 में इंडिया ने भी ये एलपीजी का पॉलिसी अपनाया और बाकी देशों से भी ये अपना बिजनेस बनाया। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन में क्या लिखा है देखो प्रोसेस में, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द अदर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, कैपिटल फ्लो एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मान लो अमेरिका से हमने बाइलेटरल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आपके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है कि नहीं, पेप्सी, ये सब नेटफ्लिक्स, जो भी आके यहाँ पे अपना सर्विस बेचेंगे। हमारे यहाँ का भी जो चाय पत्ती, मसाला, टमाटर, प्याज जो हम लोग आते हैं, जूट, हम भी वहां जाके बेचेंगे। तो ऐसे करके हमने हर, आज इंडिया में हमने भी ग्लोबलाइजेशन कर लिया, तो सारी कंपनियां आके अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं। हमारे लोग बाग भी, हमारा टाटा, रिलायंस लोग भी जाके बाहर में अपना माल बेच सकता है, सामान बेच सकता है। अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होता तो ये काम नहीं होता। तो सर इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, किया तो था, अंग्रेज लोग आके बैठ गया ना ईस्ट इंडिया कंपनी खोलकर, तो इसी बात से इंडियन गवर्नमेंट डरता था। और डरते डरते ये लोग 50-60 साल बाद डिसीजन लिया कि नहीं, अब डरने से नहीं होगा, हम लोग स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनाएंगे ताकि हम लोग अपने आप को ग्लोबलाइज कर सके, ठीक है। अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन नहीं करते तो आज इतना फ्री फ्लो सब कुछ फंड नहीं आ रहा होता हमारे पास। आओ इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब वर्ल्ड ट्रेड में एक्सपेंशन आया, सीधे मेन पॉइंट में चलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इफेक्ट आया है वो देख लेते हैं। इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज। अब जाहिर सा बात है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, दो कंट्री आपस में दबा के बिजनेस करने वाला है। तो उस कंट्री का सामान यहाँ बिकेगा, इस कंट्री का सामान वहां बिकेगा, है कि नहीं। तो फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज। इंक्रीज इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल का फ्लो, मतलब कैपिटल का मतलब दो चीज होता है, प्लांट एंड मशीनरी और पैसा भी। तो मान लो आज हमारे कंट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रहा है, वो कहाँ का चल रहा है, विदेश का। उसी तरह हम लोग जैसे अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो हम लोग भी कुछ सामान वामान बना के जो बहुत ज्यादा मतलब पीछे है कंट्री, उनको भी हम बेच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग खरीद ही रहे हैं। इंक्रीज इन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द कंट्री। क्या समझा, इंटरडिपेंडेंस, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड होने लगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो हमारे कंट्री में जो फार्मर, वीट, पल्सेस, ये सब जो
मतलब फार्मिंग करते हैं उनका रेट बहुत हाई होता है। अब हम लोग को दिख रहा है कि बाहर बाजार में सस्ता में मिल रहा है, तो वहां से खरीद लेंगे। घाना, ब्राजील, ये सब हम लोग को सस्ता में ऑफर करता है, तो हम लोग एक दूसरे के लिए इंटर डिपेंडेंस हो जाते हैं। कैसे यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो सब लोग बोल रहे हैं रिफाइन तेल का दाम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि रिफाइन ऑयल का मैक्सिमम या फूड सिक्योरिटी के लिए हर कंट्री यूक्रेन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक दूसरे से हम लोग डिपेंडेंट हो गए ना। जैसे हम लोग मान लो टेक्नोलॉजी के लिए चाइना पे डिपेंड है, सस्ता और बिना टिकाऊ माल हम लोग को चाइना से मिल जाता है ना। अगर चाइना नहीं होता तो मालूम चलता अभी भी हम लोग अमेरिका से महंगा महंगा सामान खरीद ही नहीं पाते। ठीक ना। इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड मार्केट। आज के दिन में अब लोगों का इतना कंजम्पशन बढ़ गया, पिज्जा पास्ता सब तुम विदेशी सामान ही दबा के खा रहे हो। ये सब नतीजा बेटा ग्लोबलाइजेशन का ही है, समझ लो। आगे क्या आप, हाँ ये देखो, इंक्रीज हो गया हमारा, अरे इधर आ भाई, इंक्रीज प्रोस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है उनकी प्रोस्पेरिटी और बढ़ गई। ये जूम, लैपटॉप, जो भी मोबाइल यूज है, अगर हमारे पास ये सब नहीं बाहर से कंट्री से टेक्नोलॉजी आता तो हम लोग क्या करते? अभी भी धोती और लुंगी में ही खाई नहीं खा रहे होते बेटा। इंक्रीज इन सोशियो सोशल कल्चर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या, सॉरी सोशल नहीं, इंक्रीज इन क्रॉस कल्चर कॉन्ट्रैक्ट। अब एक दूसरे का बताओ, इंडिया में भी लोग बीटीएस के फैन मिल रहे हैं कि नहीं? कोरियन ब्रांड बताओ। अरे अगर ऑफेंड मत हो जाना अगर तुम हो तो, ठीक ना। तो क्यों क्रॉस कल्चर कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है कि नहीं बताइए? एकदम बहुत अच्छा बात है। डेंजर ऑफ द इकोनॉमी बिकमिंग वनरेबल टू द इकोनॉमिक फंक्शनिंग अब्रॉड। बहुत गंदा पॉइंट है, छोड़ देते हैं। न्यू चैलेंज विद द इंटर कंट्री इनइक्वालिटीज एंड इन्वायरमेंट। बस मोदी जी आए दिन पे इन्वायरमेंट पे ही भाषण देते रहते हैं कि भाई अभी देखो, विदेशी लोग हम लोग को समझा रहे हैं कि हम लोग को कार्बन कम यूज करना चाहिए, खुद कार्बन यूज करके इतना डेवलपमेंट अपना कर लिया। अब जब हम लोग कार्बन यूज करना शुरू किया तो नया नाटक हम लोग के ऊपर लगा दिया कि नहीं तुम लोग कार्बन मत यूज करो, इससे ये होगा वो होगा। तो तुम लोग इतना दिन से क्यों यूज कर रहा था? ये जितना विदेशी नियम है ना सब हम लोग को पीछे करने के लिए है बेटा। ये फ्रांस, इंग्लैंड, जितना यूरोपियन कंट्री है, सब ऐसा ऐसा नियम, पादा नियम लगाते रहता है हम लोग के ऊपर। ठीक ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ गए, इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विथ अदर इकोनॉमी। क्यों सर? ताकि फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड्स, ट्रेड, ये सब बना रहे टेक्नोलॉजी का। ठीक ना। अब इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी में क्या पड़ा है? इफेक्ट ऑफ क्या है? इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एट ग्लैंस। आइए, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट पड़ा है पहला देखो। नहीं नहीं, ये पढ़ लिए थे क्या? अरे यार ये तो पढ़ चुके हैं, ये कहाँ से आ गया? हाँ ये पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड फीचर्स एंड इफेक्ट। देखिए क्या हुआ। एक्सचेंज रेट, जैसे अब $1 का क्या कीमत है, ये अब मार्केट से डिसाइड होता है। मैंने डॉलर का कितना हमारे यहाँ डिमांड है और सप्लाई है उससे डिसाइड होता है। पहले ये फिक्स रहा करता था, अभी ज्यादा डिमांड है। आए दिन तुम न्यूज में सुनते हो डॉलर इतना हो गया इतना हो गया। मतलब ये पहले के जमाने में फिक्स हुआ करता था 1994 से पहले। यानी हम लोग अच्छा काम करें या बुरा काम करें, हमको डॉलर के लिए उतना ही पैसा देना पड़ेगा। अब अगर हम अच्छा इकोनॉमी डेवलप करेंगे तो हो सकता है हमारे डॉलर नीचे, उन डॉलर हमारे पैसा के मामले में थोड़ा कमजोर भी पड़े। मतलब हम लोग कम पैसा दे के भी डॉलर खरीद सकते हैं, नहीं तो पहले ज्यादा ही पैसा देना पड़ता। तो अब ये डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट विथ मार्केट रिफॉर्म्स। ये क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट। अब क्या हुआ ना, बहुत कंट्री हमको इम्पोर्ट पे हमें सब्सिडी या छूट देने लगा। ठीक ना। जैसे डब्ल्यूटीओ का ये, हम लोग उसके दायरे में आने लगे, डब्ल्यूटीओ का रूल फॉलो करने लगे कि भाई हाँ हम अपने यहाँ बाकी लोगों को ट्रेड करने का मौका देंगे, हम ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल बनाएंगे। नहीं समझा? अब कोई गवर्नमेंट क्या होता है ना, इतना स्ट्रिक्ट होता है कि बाहर का गुड्स आने नहीं देता है। जैसे तुम नॉर्थ कोरिया में जाके कोई सामान बेच सकते हो क्या? सर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वहाँ का गवर्नमेंट तो एकदम रिजिड है। फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, बताओ वो तो तुम लोग के आंख के सामने दिख ही रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब कंपनियों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है कि नहीं? तो ये फ्री फ्लो हो पाता है, और हमारे लोग बाग इतने समझदार नहीं है कि हम लोग इतना बना सके। इफेक्ट क्या हुआ सर वो बता दो। इनफ्लो ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बताओ कितना सारा मल्टीनेशनल कंपनी आज इंडिया में आ चुका है। इमरजेंस ऑफ आईटी एंड बीपीओ सेक्टर, कॉल सेंटर का जॉब इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। क्या समझा? आईटी सेक्टर, बाहर बाहर की कंपनी सस्ता में सॉफ्टवेयर काम इंडियन लोग से करवाता है। क्या समझा? क्योंकि इंडियन इंजीनियर सस्ता में काम कर लेते हैं, बाहर में मिलते नहीं है लोग। अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, क्योंकि बाहर के लोगों के पास जो होगा वही लेके आएंगे ना बेचने, और हमारे पास जो होगा हम बाहर लेके जाएंगे। इंक्रीज जॉब एबिलिटी फॉर द स्किल्ड मैन पावर। अगर तुम अच्छी जगह से पढ़े लिखे हो,
इंजीनियर हो, IITN हो, तो तुमको अच्छी अच्छी MNCs में जॉब मिलेगा। अनपढ़ गंवार हो, कॉमर्स लेके हमारे संग बैठे हो, तो बस MBA की तैयारी कर लो। सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ ये अच्छा चीज है। गवर्नमेंट क्या करता है ना, कुछ कुछ इलाका को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देता है। जैसे कोलकाता में कुछ साल पहले तक राजरहाट न्यू टाउन हुआ करता था, अब तो शायद हटा दिया होगा, क्योंकि चाहता है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है जहां सरकार बोलता है बाहर की कंपनियों को या अपने कंपनियों को कि भाई आप वहां जाके बिजनेस करो, उस इलाका को डेवलप करो, आपसे हम अभी कुछ दिन तक टैक्स लेंगे ही नहीं, या लेंगे भी तो बहुत नॉमिनल, एकदम नाम मात्रा में, 1 रुपया 2 रुपया में जमीन दे देता है सरकार। क्यों? ताकि 10-20 साल बाद जब वहाँ लोग बाग के लिए डेवलपमेंट हो जाएगा, इंडस्ट्री खुल जाएगा, तो ऑटोमेटिक सरकार को हजारों साल के लिए वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब इफेक्ट है हमारे ग्लोबलाइजेशन का। आंख बंद करके भी सोचोगे तो यही मन में पॉइंट्स आने वाला है कि बाहर से हमें गुड्स, FDI ये सब मिल रहा है। FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझा? वॉरेन बफेट चाहेगा तो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो उसको सरकार अलाउ किया तभी ना इन्वेस्ट कर पाएगा बेटा। सरकार बोलेगा ना ना तुम यहाँ पैसा लेके मत आओ, तो नहीं आ पाएगा ना। एकदम सही जवाब। आगे पॉइंट्स देखते हैं। अभी चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ क्या? तो फाइनली चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग खत्म करते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस का सबसे इजी पार्ट चैप्टर था, ठीक ना? अब इसमें देखो भाई, चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991, जो LPG पॉलिसी लाया गया उसमें इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंज आया? तो अब बात बताओ। एक्सेलरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर की कंपनियां आ रही है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, मार्केट बना रही है कि नहीं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही है, इतना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ठीक है? इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, नए नए इंडस्ट्री लगेंगे, क्या समझा? उसका ग्रोथ होगा। चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, पहले नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम मतलब देश का कमाई, देश में क्या क्या बन सकता है, तो पहले हम लोग अनपढ़ गंवार केवल खेत में जाके गेहूं धान उगा के वापस चले आते थे, हमें बुद्धि ही नहीं था कि हम रिसर्च करें, इंडस्ट्री खोलें, ये सब करें। अब हम लोग को दिखा, अरे बाप रे बाप, हम लोग तो ये सब भी काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो हमारा कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम चेंज हो गया, हमारा कमाई वहां से भी आ रहा है। कमाई मतलब हमारे देश का इनकम इंडस्ट्री से भी हो रहा है, सर्विस सेक्टर से भी होने लगा। इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, देखो बेटा कमाई बढ़ता है ना, तो दो चीज इंक्रीज करता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक ना? सेविंग्स हम बैंक में करते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसा को फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, अब फॉरेन ट्रेड को हम लोग इम्पोर्टेंस देने लगे कि फॉरेन, बाहर का बाजार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? हमें ऐसा गुड्स बनाना है कि जो बाहर के लोगों को हम बेचें। कब तक जूट और चाय पिलाते रहेंगे? कुछ और भी खोजें, कुछ और भी बाहर के मार्केट को बेचा जाए, ठीक है? इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी डॉलर है या जो भी बाकी पॉन्ड है, इस सब का रिजर्व किसके पास रहता है? RBI के पास। तो जब हम बाहर के लोगों को सामान बेचेंगे, बाहर की कंट्री को, तो डॉलर में पैसा मिलेगा, तो हमारे देश के पास वो सब का रिजर्व बढ़ेगा। फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने FDI आएगा। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनी, हमारे कंपनी, अब तुमको लगता है इंडियन कंपनी सब मूर्ख है? बाप रे बाप, जाके देखो टाटा का कहाँ कहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, ब्राजील का देखो जाके प्लांट, का ब्राजील बोल रहा हूँ, रिलायंस का प्लांट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। डिक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, छी, ये तो पहले ही से बेशरम था, इसको क्या बात करना। अब हम लोग पब्लिक सेक्टर पे कम विश्वास रखते हैं क्योंकि हमारे पास बाकी कंपनियां आ गई। बोलो, तुम शेयर बाजार में जाके देखो पब्लिक सेक्टर की कंपनी का क्या रेट चलता है और बाहर की कंपनी को क्या रेट चलता है, समझे? बाहर की एक चड्डी बनाने वाले कंपनी का भी शेयर इतना बड़ा रहता है, हमारा तेल बेचने वाला कंपनी भी 400-500 शेयर रहता है, समझे? चलो, दुखी मत हो, आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे गरीबी इन इंडिया। क्या पढ़ेंगे? गरीबी। हाँ आओ मित्रों, अब शुरू करते हैं गरीबी। आंख में पानी लाओ क्योंकि ये चैप्टर बहुत इमोशनल कर देने वाला है तुमको। तो सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? एक ऐसा फिनोमिना, बाप रे, मतलब नेचुरल प्रोसेस है, इसको भगवान भी नहीं रोक सकता। व्हेन अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू गेट इवन द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड देयर बाई इट अनेबल टू हैव अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ लोग बाग अपने जीवन का मिनिमम चीज, मतलब रोटी कपड़ा मकान भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उनको बोलते हैं एकदम ही गरीब। लेकिन हम लोग भी तो रोते रहते हैं कि हम भी गरीब है, गरीब, अरे कहाँ सर, हम तो बहुत ही गरीब है। तुम गरीब नहीं हो, तुम रिलेटिवली पुअर हो,
क्या हो, बाकी लोग की तुलना में। अब तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, माईफोन नहीं है, मैकबुक नहीं है, इसका मतलब तुम बाकी लोग के तुलना में गरीब हो बेटा। लेकिन तुम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं फॉल करते, क्यों? क्योंकि तुम बेसिक नीड से ये सब पूरा कर पाते हो। तो दोनों में अंतर है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब जो अपने बेसिक नीड को भी, मैं रोटी कपड़ा मकान को भी ना पूरा कर पाए, वैसे लोग को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे जितना इनकम नीडेड फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज डिस्टिंक्टिवली लो, ठीक ना? वो मतलब मिडिल क्लास, हिंदी में बोल दो मिडिल क्लास, देन द एवरेज इनकम लेवल ऑफ द सोसाइटी, बस। समझ गए? इंडिया में गरीबी को कैसे नापते हैं? आओ, इंडिया में गरीबी को इनकम के हिसाब से नापा जाता है। आओ मुन्ना, देखिए क्या बोलते हैं। इन इंडिया पॉवर्टी हैज बीन डिफाइंड एज ए सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल फेल्स टू अर्न द सफिशिएंट इनकम टू बाय हिम अ बेयर मींस ऑफ सब्सिस्टेंस। बेयर मींस मतलब खाने को, दाल भात चोखा खाने तक का पैसा नहीं कमा पा रहा है, वैसे लाइन आदमी को हम लोग पॉवर्टी में ऐसे लाइन खींच दिया है। तो सर, सरकार ने कुछ डिफाइन किया होगा ना? हाँ, कुछ रुपया इन्होंने बताया है। कितना रुपया अर्बन इलाका के लिए अलग बताया होगा, और मतलब रूरल के लिए अलग अलग। तो पॉवर्टी लाइन भी देख लेते हैं। पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिफाइंड लार्जली इन टर्म्स ऑफ फूड पॉवर्टी, मतलब खाने को अगर आपके पास है इंडिया में तो आप गरीब नहीं है। द पॉवर्टी लाइन इंडिकेट्स द इनकम लेवल विच जस्ट सफिशिएंट टू बाय द बेसिक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड एंड अ फ्यू सेलेक्टिव नॉन फूड आइटम, मतलब बेसिक। इसीलिए देखना ना, ये जो पैसा भी डिफाइन किया होगा तो साल भर का पता नहीं कितना। द पर्सन इनिशियली एस्टिमेट 12 रुपया पर पर्सन मंथली। देखो, अगर 62 रुपीज अगर तुम मंथली रूरल में, और 71 रुपीज क्या नाम है अर्बन इलाका में तुम्हारे पास है पर मंथ, तो तुम गरीब नहीं हो, सोच लो। ये डेटा है हमारे यहाँ। बाकी उसके नीचे हो तो बीपीएल, बिन पेंदी का लोटा, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो सर इंडिया में इतना गरीबी है, एब्सोल्यूट है, ये है, तो इसको मेजर करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया वो पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा उसको जाने से पहले एक विस्कस साइकिल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हालांकि ये ऑप्शनल है, फिर भी पता नहीं स्कूल वाले कब पूछ दे, कोई पता नहीं इनका। आइए विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा सिचुएशन, मतलब जहाँ पे अगर कोई कंट्री गरीब है, तो कोई कंट्री गरीब क्यों है? क्योंकि वो उनके रिसोर्सेस कमजोर है भाई। यहाँ पे आपके बुक में सेंटेंस लिखा हुआ, कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। मतलब बिकॉज इट इज पुअर का मतलब क्या है? कि वहाँ की कंट्री के जो रिसोर्स है उतना सफिशियंट नहीं है कि उन लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और हर जरूरत को फुलफिल कर सके। वो तो किसी के पास भी नहीं होता है। फिर भी अब हमारे यहाँ का जो मतलब जो भी रिसोर्सेस है उसका मान लो प्रोडक्टिविटी लो है, तो लो प्रोडक्टिविटी है तो रियल इनकम भी लो होगा। अगर मान लो हमारे जो फार्म्स है, मतलब खेत होते हैं, उनमें अच्छी उपज ही नहीं होती है, ठीक ना? मतलब उसमें मैंने कुछ बीज डाले और मालूम चला कि 1-2 क्विंटल ही सामान निकला, यानी हमारा प्रोडक्टिविटी भी लो है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल समझो। तो अगर तुम्हारा इनकम लो, प्रोडक्टिविटी लो होगा तो इनकम लो, समझे? अगर इनकम लो हुआ तो सेविंग कहाँ करोगे? इनकम का दो टुकड़ा होता है, या तो हम खा जाते हैं नहीं तो सेव करते हैं। तो सारा तो खा ही जा रहे हैं तो सेविंग कर नहीं पा रहे। अब सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे बैंक्स में पैसा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? इंडस्ट्री को पैसा कौन देगा? अच्छा, अब इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगा पाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं खुल पाते हैं, बड़े बड़े प्लांट मशीनरी नहीं खरीद पाते हम लोग। इसके कारण क्या होता है? हमारे लोग बाग अनएम्प्लॉयड और अंडर डेवलपमेंट हम रह जाते हैं। ये फ्लो बढ़ता है, मैंने चलता ही रहता है। ये पूरा एक साइकिल है बेटा। क्या समझा? एक रीजन पे दूसरा रीजन डिपेंड करता है। अब इसमें एक को भी ठीक कर लिया जाए ना तो पूरा साइकिल बदल जाएगा। मान लो सरकार इसी में बोले कि भाई ये लो इन्वेस्टमेंट को मैंने कुछ फंड दे दिया, ये लो। सरकार बोला कि बैंक बैंक को मैं कुछ फंड दे देता हूँ, तो ये चीज उठ उठ जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो इंडस्ट्री के पास पैसा आ जाएगा, फिर थोड़ा डेवलपमेंट होगा, लोगों को काम बाग मिलेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी ठीक हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो क्या होगा? सेविंग्स बढ़ेगा, वापस बैंक में ये काम होगा। तो कोई भी कंट्री का ये जो प्रॉब्लम है विस्कस, ये उनके संग एकदम जन्मजात, समझ लो, बाय ओरिजिन जुड़ा हुआ है। देखो क्या लिखता है, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इम्प्लाई अ सर्कुलर कॉन्स्टिलेशन ऑफ फोर्स टेंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन वन अनदर। मतलब एक के कारण दूसरा, समझ गए ना? एक के कारण दूसरा सब आपस में चिपका, इन सच ए वे एज
वे टू अ पुअर कंट्री इन ए स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मतलब एक गरीब कंट्री को गरीब रखने में ये सारे फोर्स आपस में मदद करते हैं। तो हिंदी में एक समझ लो, एक गरीब कंट्री गरीब इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज कमजोर है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं है। वैसे पावरफुल रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, रिसोर्सेज मतलब उनके खनिज पदार्थ, मिनरल, माइंस, समझ रहे हो ना, इस टाइप के। अगर हमारे पास भी बहुत सारे तेल के कुआं होता तो हम लोग भी दुबई बना देते, है कि नहीं। चलो अब पढ़ते हैं गरीबी के कारण। तो गरीबी का कारण पढ़ने से पहले तुम आंख बंद करके सोचो बेटा, तुम्हारे पास 20 कारण तुम्हारे ऐसे ही याद है तुमको, है कि नहीं। भारत गरीब क्यों है, क्योंकि हम लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, है कि नहीं। रैपिड पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, बाप रे बाप, गरीबी का सबसे बड़ा कारण। राष्ट्र की धरती करे पुकार, बच्चे कम हो पेड़ हजार, है ना। यहाँ पे बच्चे ही ज्यादा हो जा रहे हैं, पेड़ कम हो जा रहा है। तो इस ये समझ गए ना। अब हम लोग ये भी एक विस्कस साइकिल ही है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, बाप रे बाप, देख लो। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो हम लोग कमाते उमाते नहीं है लेकिन बच्चे जरूर पैदा कर लेते हैं। तो हमारे जो बच्चे पैदा हुए वो क्या होंगे बताओ, अनएम्प्लॉयड, जानवर जैसे मरेंगे बेचारे, वही हो रहे हैं हम लोग, देख लो बेटा, अनएम्प्लॉयड। क्योंकि प्रोवर्टी सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ उस हिसाब से होता नहीं है। और दूसरा क्या हो जाता है, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना ही है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो हमारा है गवर्नमेंट का, वो इंडिया का, वो गरीबी को कम करने वाला कम है, उल्टा उसको बढ़ाने वाला ज्यादा। ये देखिए, इंडियाज पॉवर्टी क्रिएटिंग प्रोग्राम इज लार्जर देन इट्स पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम। जैसे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें हम लोग गरीबी को रोकने से ज्यादा, मतलब जितना रोकने में खर्चा करते हैं उसको रिमूव भी नहीं कर पाते। रिमूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों बाग को शिक्षा दें, एजुकेट करें, पॉपुलेशन को कम करें ताकि जो रिसोर्सेस है वो कम लोगों में बटे, ठीक है। इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम अनदर रीजन है। एक छोटा सा वर्कर अपने 10 घंटे काम करके 5,000 कमाता है, 5,000 महीने का। वहीं पे कोई 2 घंटे का काम करके 2 लाख रुपए कमा ले रहा है, बताओ। ये 2 घंटे का वर्क, ये 10 घंटे का वर्क, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कितना भयंकर हुआ। तो इससे क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम बहुत फ्लक्चुएट करता है, रिच और रिच हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। ये सब तुम बचपन से पॉइंट सुनते आए हो, हाँ या ना। बस हो गया। और गरीबी का बात नहीं सर, पॉलिटिकल फैक्टर है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, नहीं समझा। इनएडुकेट एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जो पॉवर्टी मेजर्स है उन इनएडुकेट्स है। तो ये सब कारण है जो हमारे देश में गरीबी है। तो सर सरकार सो रहे क्या, नहीं मुन्ना नहीं, ऐसा बात नहीं है, मोदी जी को कुछ मत बोलना। आओ प्यारे, देखो सरकार ने क्या क्या करके रखा है तुम्हारी गवर्नमेंट ने। आइए, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ पॉवर्टी, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ पॉवर्टी एडिकेशन, मतलब गरीबों को हटाने के लिए, गरीबों को हटाने के लिए नहीं, गरीबी हटाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है भाई, जब इंडस्ट्री खुलेगा, हाँ या ना, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, सिंपल सा चीज। अगर कहीं भी इकोनॉमिक्स में समझाना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, दिखा दो कि इंडस्ट्री खुल गया है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है हमारे देश में। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाया गया, वो तो अभी पढ़ोगे ही एग्रीकल्चर वाला चैप्टर में, कैसे सर, रूरल एरिया में बैंक्स खोले गए, लोगों को लोन दिए गए, स्पेशल एफर्ट लगाया गया, फार्मर्स का इनकम कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर में नया नया चीज रिसर्च किया गया, बहुत सारे एग्रीकल्चर स्कूल खोला गया जहाँ पे हम लोग क्या क्या नया अपने जमीन में पैदा कर सकते हैं वो सब किया गया। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब लघु उद्योग, छोटा छोटा उद्योग पे डिपेंड किया गया। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन हमारे यहाँ हो ही नहीं पाता है, मैंने किया गया है बस। लैंड रिफॉर्म्स, अभी क्या है ना, हमारे यहाँ जो किसान है उनके पास छोटे छोटे जमीन होते हैं, अब उसमें वो सिर्फ अपना ही काम करते हैं, उसी में खा पी के सो जाते हैं, वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं कि बाकी लोगों को बेचे। तो उसके लिए क्या किया गया, उसमें लैंड रिफॉर्म्स लाया गया कि भैया आप एक जगह बड़ा जमीन ले लो, अपना छोटा सा जमीन किसी और को दे दो, मैंने एक्सचेंज कर लो, इस टाइप के जमींदारी प्रथा को हटाया गया, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है, फिर भी तो गरीबी रह ही गया बेटा, क्या ये लोग काम करते हैं, छोड़। अब प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एवलिएशन सिंस 91, सब एलपीजी के बाद ही हुआ ना। आओ उसके बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ पॉइंट से जो एक बार नजर मार लेना, ठीक है। अब समझ में आया, एग्रीकल्चर में नहीं ध्यान देंगे तो और गरीब रह जाएंगे हम लोग। लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉब्लम अभी भी चल ही रहा है इंडिया में। आइए आइए आइए, देखो बच्चों, सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हर प्रधानमंत्री ने अलग अलग योजना चलाया है। क्यों सर,
ताकि गरीबी को हटाया जा सके। आइए कुछ योजना का नाम पढ़ लेते हैं। योजना मतलब स्कीम, हिंदी में इतने बैल हो कि क्या बोले। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मतलब देखो, जवाहर मतलब प्रधानमंत्री, ग्राम मतलब गांव, समृद्धि मतलब संपन्न, मतलब वेलनेस योजना। तो ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटी कम्युनिटी एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द विलेज लेवल। गांव के लोगों को मजबूत किया जा रहा है। शहर के लोग बाग तो समझदार है, गांव के लोग आराम से सोए रहते हैं। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव टू जनरेट द वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड पुअर इन रूरल एरिया। कुछ ऐसा उनको प्रोग्राम दिया जाए ताकि वो लोग भी कुछ कमा खा सकें, उनके हाथ में भी पैसा आएगा। तो क्या करेंगे सर, वो लोग भी नाइकी का जूता पहनेंगे बेटा, वो लोग भी कूल बनेंगे और नाइकी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? वो लोग भी अच्छे अच्छे सामान खाना शुरू करेंगे। तो उनके हाथों में पैसा कैसे आए, इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। बहुत सारा योजना है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ गया, मनरेगा। तो कहाँ गया ये प्रधानमंत्री, कौन सा योजना है, ग्राम, इसे हटाओ, मनरेगा पढ़ के जाना। 8 नंबर पॉइंट होगा आई थिंक, हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये फुल फॉर्म आ सकता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कितना दिन का, 200 दिन का, 200 दिन का शायद काम देता है। दिन बढ़ाया तो नहीं है ना? कहाँ गया, हाँ, 200 ही दिन का दे, एक मिनट, माफ करना, 100 दिन का, 100 दिन का काम मिनिमम दिया जाता है मनरेगा के तहत। मतलब 365 दिन में कम से कम, तुम अगर गांव देहात में रहते हो, तुम्हारे अगल बगल इलाके में ही तुम्हें कम से कम 100 दिन का काम दिया जाएगा, जिसमें कुछ तुम्हारे हाथ में इनकम हो जाए। नरेगा इसका नाम था, बाद में इसको रिनेम करके 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। ये मनरेगा अभी भी चल रहा है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी इसको रखा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बताओ। प्रधान, हर योजना में प्रधानमंत्री ये सब का नाम रहता है बेटा, एक बार योजना को देख के जाना। और कोई अच्छा योजना है कि नहीं? ये शिक्षा सहयोग योजना देखना, जो तुम्हारे लिए काम का है। क्या एम है इसका? 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाना है, स्कॉलरशिप देना उसमें। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसमें ओल्ड एज पेंशन देना, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, बूढ़े हो गए हैं, मरने वाले हैं, उनके हाथ में 2-4 रुपए दे दो कि कुछ खा पी के जिंदा बच जाए बेचारे लास्ट में। इंदिरा आवास योजना, आवास मतलब घर, घर देना। इंदिरा क्यों नाम दिया गया, पुरानी प्रधानमंत्री है ना, उनके नाम पे दिया गया। स्वर्ण जयंती क्या है, शहरी रोजगार योजना, बताओ। स्वर्ण मतलब शायद गोल्डन होगा, जयंती मतलब, नहीं, स्वर्ण मतलब 100 साल हुआ। अच्छा, तो ये सब प्रोग्राम है जो गरीबी को हटाने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए। गवर्नमेंट अपना टैक्स का पैसा लुटाते रहता है, लेकिन हमारे लोग बाग हैं, खा पी के फिर वही काम करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और गरीबी को ही बढ़ाते हैं। समझ गए ना? वो सब विस्कसिटी में ही आ जाता है। ठीक है, चलिए, एक बार समरी से जरूर पढ़ लेना सारा योजना के बारे में, ताकि एग्जाम में आए तो कुछ लिख सको। ठीक है।